रिकग्नाइजेबल सेक्स डिफरेंसेस अपीयर आफ्टर प्यूबर्टी। ज्यादातर जो स्केलेटल बोन्स है इसमें जो सेक्स डिफरेंसेस हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ये आफ्टर प्यूबर्टी अपीयर होते हैं, एक्सेप्ट इन पेल्विस। सिर्फ पेल्विक बोन है जहाँ पे सेक्स डिफरेंस जो है बिफोर प्यूबर्टी भी किया जा सकता है, बिफोर प्यूबर्टी किया जा सकता है। अब जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स में कुछ बोन्स हैं जो यूज होती हैं यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ मेडुलरी इंडेक्स। सेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मेडुलरी इंडेक्स। उनके मेडुलरी इंडेक्स की बेसिस पे उनका मेल की है या फीमेल की ये बोन है उसको आइडेंटिफाई करता है। और यूजुअली जो है चार बोन है जिनसे सेक्स को आइडेंटिफाई किया जाए लॉन्ग बोन से, खासतौर से लॉन्ग बोन से चार बोन्स है। ह्यूमरस है, अल्ना, रेडियस एंड टिबिया। मेडुलरी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ मेडुलरी इंडेक्स चार बोन है जो यूज होती हैं। एंड रेडियस, है ना। अब जो लॉन्ग बोन्स है, सिर्फ अगर इंटायर स्केलेटन को आप देखिए या सिर्फ लॉन्ग बोन्स को देखिए, मेडुलरी इंडेक्स को हटा दीजिए, यहाँ पे मेडुला को हमें नहीं देखना है ना, सिर्फ बोन को देखना है एक्सटर्नल अपीयरेंस से। तो वहां पे लॉन्ग बोन्स में सबसे यूजफुल बोन जो हो जाती है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए दैट इज फीमर। क्या होती है? फीमर ना, मोस्ट यूजफुल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। फीमर की बोन होती है। अच्छा, जैसे पूरा मान लीजिए एक पूरा स्केलेटन है, इंटायर स्केलेटन। तो इसमें इंटायर स्केलेटन का वेट मेल और फीमेल्स का बहुत वेरी करता है, दोनों के वेट में बहुत डिफरेंस है। नॉर्मल वेट मेल स्केलेटन का जो होता है वो अराउंड 4.5 केजी का होता है, 4.5 केजी मेल स्केलेटन का, मेल स्केलेटन का। और फीमेल स्केलेटन का जो वेट होता है वो 2.75, बहुत कम होता है, 2.75 किलोग्राम होता है फीमेल स्केलेटन का वेट। मेल स्केलेटन का 4.5 केजी वेट होता है। अब ये है कि आइडेंटिफाई आप कर रहे हैं कितनी एक्यूरेसी आती है ना, बेस्ड ऑन स्केलेटल रिमेन्स। कितनी एक्यूरेसी है किन बोन से, अगर हम सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं तो उससे कितनी एक्यूरेसी के साथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आइदर इट इज ए मेल और फीमेल स्केलेटन, जिसको कहा जाता है क्रोगमैन्स एक्यूरेसी स्केल, है ना। ये जो है क्रोगमैन्स एक्यूरेसी स्केल। अब अगर इंटायर स्केलेटन है, पूरे स्केलेटन से अगर आप सेक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 100% इफिकेसी के साथ, 100% इफिशियंसी के साथ जो है हम मेल या फीमेल बता सकते हैं कि ये स्केलेटन आइदर मेल का है या फीमेल का है। अब सिर्फ अगर स्कल और पेल्विस दो बोन आपके पास है, दो बोन है, तो इनसे कितनी एक्यूरेसी आएगी, से कितनी एक्यूरेसी आएगी सेक्स डिफरेंशिएशन में? 98% आती है स्कल और पेल्विस की। इन दोनों बोन्स को अगर एक साथ सामने रख के अगर हम डिफरेंशिएट करें कि ये मेल की है या फीमेल की है, सिर्फ पेल्विस अकेले अगर पेल्विक बोन को आप ले लीजिए तो 95% तक एक्यूरेसी है। और पेल्विक बोन को बेस्ट सिंगल बोन माना जाता है ओवरऑल स्केलेटन में। दिस इज बेस्ट सिंगल बोन टू असेस या टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। बेस्ट सिंगल बोन है दैट इज पेल्विक बोन ना। 95% एक्यूरेसी इसकी होती है। सिर्फ स्कल से अगर आप कर रहे हैं तो 92% इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। जो लॉन्ग बोन्स है, लॉन्ग बोन्स इनसे एक्यूरेसी बहुत कम होती है, 80 to 85%। और लॉन्ग बोन्स के साथ अगर हम पेल्विस को ऐड कर लें तो इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होते होते 98% तक आ जाती है। ठीक। तो अगर अकेले सिंगल बोन की बात की जाए तो पेल्विस इज द बेस्ट बोन। जो पेल्विक बोन है बेस्ट सिंगल बोन है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और इंटायर स्केलेटन से दैट इज 100%। अब ये जो एक्यूरेसी स्केल है इसको सबसे पहले जो है विल्टन एम क्रोगमैन ने दिया था, तो उसी की बुनियाद पे इसे कहा जाता है क्रोगमैन एक्यूरेसी स्केल। इसने दिया था।
इस पूरे स्केल को या इस पूरे चार्ट को कि एक्यूरेसी कितनी होगी किस बोन से। तो ठीक है, यहाँ पे एक चीज बस याद रखनी है कि इंटायर स्केलेटन से 100% और सिंगल बोन पेल्विस 95% एक्यूरेसी इसकी है, सबसे अच्छी बोन मानी जाती है सिंगल में। अब यहीं पे देखिए एक स्टर्नम से भी सेक्स को डिफरेंशिएट किया जाता है, और आमतौर से यूरोपियंस में कॉमन है, यूरोप के लिए ही किया गया था। तो ये माना भी जाता है कि जो ये रूल है या जो ये नियम है स्टर्नम से किसी के सेक्स को डिटरमाइन करना, यूरोपियंस में ही किया जाता था इसको। उसको कहा जाता है एशलेज रूल। एशलेज रूल बेस्ड ऑन किस पे बेस है ये? लेंथ ऑफ स्टर्नम। इसको देख के स्टर्नम की लेंथ को मेजर करके उससे अंदाजा लगाया जाता था कि आइदर इट इज ए मेल और फीमेल। अगर मान लीजिए मोर देन 149 mm लेंथ आ रही है किसकी? स्टर्नम की। मोर देन 149 mm अगर लेंथ आ रही है स्टर्नम की, तो ये जो होगा मिलीमीटर है ना, ये जो है ये मेल का स्टर्नम होगा। किसका? मेल का होगा। और लेस देन 149 अगर है, लेस देन 149 149 mm से कम अगर लेंथ आ रही है तो वो फीमेल का माना जाएगा, है ना। तो स्टर्नम से भी सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है, जिसको एशलेज रूल कहा जाता है, या इसको 149 रूल भी कहते हैं। 149 रूल बेसिकली इसमें क्या है, स्टर्नम की लेंथ को मेजर किया जाता है। लेंथ अगर 149 mm से 149 mm से अगर ज्यादा है, ग्रेटर देन 149 mm, तो वो मेल का स्टर्नम है। और अगर लेंथ लेस देन 149 mm है, तो दैट इज अ फीमेल, है ना। और ये जो एक्यूरेसी स्केल है इसको किसने दिया था? क्रोगमैन ने दिया था। तो इसी से इसको कहा जाता है क्रोगमैन एक्यूरेसी स्केल। अब मेल और फीमेल स्कल, इनके बीच का क्या बेसिक डिफरेंस हमें मिलेगा? मेल एंड फीमेल स्कल, इनके बीच का डिफरेंस देखिएगा। के सामने दो स्कल है, एक तो ये मेल का है, ये मेल, और ये फीमेल। सामने से दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा? फीमेल का स्कल जो है दैट इज स्मॉलर इन कंपैरिजन टू मेल। और सामने मैंडिबल, रेड कलर की आपको मैंडिबल दिख रही है, इसकी जरा कंटूर देखिएगा, शेप देखिएगा। तो जो ह्यूमन सॉरी जो मेल का मैंडिबल है वो समवट स्क्वायर शेप, आप देखिए, है ना, स्क्वायर शेप। और यहाँ से ये जो आ रहा है ये राउंडेड शेप में आ रहा है, और थोड़ा सा छोटा भी है फीमेल का मैंडिबल। तो जनरल अपीयरेंस की अगर हम बात करें, जनरल अपीयरेंस मेल स्केल का, तो मेल स्केल कैसा है? लार्ज है, हैवी, इज लार्जर एंड हैवियर, है ना। हैवी भी होता है, बड़ा भी है। और फीमेल का स्मॉल, इट इज स्मॉल। वॉल्स जो होती है इसकी थिन होती है और ये स्मूथ होता है, एंड इट इज स्मूथ ना। फीमेल इज जनरल अपीयरेंस। अब क्रैनियल कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी होती है इसकी? कैपेसिटी किसमें ज्यादा होगी? जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो क्रेनियल कैपेसिटी कहते हैं ज्यादा किसकी होगी? मेल स्कल की होगी। मेल अराउंड 450 टू 1550 होता है, सॉरी 1450, 1450 से 1550 तक ना। ये क्रेनियल कैपेसिटी है मेल स्कल की, यानी ज्यादा होती है। फीमेल की कम होती है, अराउंड 1300 से 1350 के बीच होती है, 1300 टू 1350 ना, क्रेनियल कैपेसिटी है। अब ये जो ग्लैबुला होता है, ग्लैबुला कहाँ पे होता है? ग्लैबुला पता है ऑर्बिट्स कहाँ? के बीच में, नो हाँ, नेजल बोन के ऊपर। नेजल बोन के ऊपर, फोरहेड पे, जस्ट बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, है ना। यहाँ पे जो है ये ग्लैबुला का ये पॉइंट होता है। ठीक, तो जो ग्लैबुला होती है मेल्स में बहुत प्रोमिनेंट होती है, ग्लैबुलर बोन कह लीजिए या जो ग्लैबुला की रिज होती है, मेल्स में बहुत प्रोमिनेंट होती है, और फीमेल्स में इन कंपैरिजन टू मेल लेस प्रोमिनेंट होती है। मेल स्कल में प्रोमिनेंट, और फीमेल्स में इट इज लेस प्रोमिनेंट। ऑर्बिट्स,
ऑर्बिट कैसा होता है, किसका बड़ा होगा ऑर्बिट, ये बताइए मेल और फीमेल में। देखिए आंखों पे बहुत बड़ी बड़ी शायरी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है। फीमेल। आंखों की बात, हाँ फीमेल ऑर्बिट जो होती है वो फीमेल की बड़ी होती है। ऑर्बिट जो होती है फीमेल की, इट इज राउंडेड एंड लार्ज। राउंडेड है, लार्ज। अब ये मेल का जो होता है वो स्क्वायर एंड स्मॉल। मस्टोइड प्रोसेस। मस्टोइड प्रोसेस कहाँ पे है? ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मस्टोइड प्रोसेस है। तो मस्टर्ड प्रोसेस किसमें बड़ा होता है, किसमें लार्ज होता उनमें से। है? मेल्स में जो होता है वो बड़ा होता है, लार्ज होता है, ब्लंट होता है। मेल्स में वेरी लार्ज एंड ब्लंट, ब्लंटेड होता है, पॉइंटेड नहीं होता। लार्ज एंड ब्लंट। और फीमेल्स में कैसा होगा? फीमेल्स में स्मॉल, स्मूथ एंड पॉइंटेड। ठीक, स्मॉल, स्मूथ एंड पॉइंटेड। अब ऑक्सीपिटल एरिया देखिए, ऑक्सीपिटल एरिया क्या है? पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है। और ऑक्सीपिटल एरिया पे आमतौर से जो चीज देखी जाती है वो ऑक्सीपिट का जो पार्ट होता है, पीछे जो है, जो ऑक्सीपिट का पार्ट होता है, जो ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस होता है। मेल्स जरा अपना देखेंगे पीछे की तरफ तो एक छोटा सा उभार आपको मिलेगा, ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस उसको कहते हैं ना। और वो मेल्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। मेल्स में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, और फीमेल्स में जो ऑक्सीपिटल एरिया होता है, ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस का जो पार्ट होता है वो स्मूथ होता है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। तो ऑक्सीपिटल एरिया यानी ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस की बात हम कर रहे हैं। प्रोटूबरेंस, ये जो होता है बहुत प्रोमिनेंट होता है, दिखता है। अगर आप फील करें लड़के लोग, तो वहां पे बहुत इजीली पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कोई उभार है पीछे की तरफ, है ना। फीमेल्स में प्रोमिनेंट नहीं होता है, लेस प्रोमिनेंट। अब जो पैलेट होता है ये अंदर की चीज है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पैलेट जो, अब जाहिर सी बात है मैंडिबल जब स्क्वायर शेप का है तो लगभग इसी तरीके से पैलेट जो होता है ये भी यू शेप्ड का मिलता है, ब्रॉड एंड यू शेप। ब्रॉड एंड यू शेप। और फीमेल्स का जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल एंड पैराबोलिक, थोड़ा सा राउंडेड होता है, स्मॉल एंड पैराबोलिक। जाइगोमेटिक आर्क, जाइगोमेटिक आर्क किस तरीके की मिलेगी? मेल्स में, क्योंकि मेल स्कल जो है बड़ा होता है, यहाँ पे जाइगोमेटिक आर्क की प्रोमिनेंसी जो होगी वो मेल्स में ज्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है, लेस प्रोमिनेंट होगा ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है मेल और फीमेल स्कल का। अच्छा, अगर सिर्फ स्कल से एक्यूरेसी की बात करें तो कितनी परसेंट एक्यूरेसी थी? इतनी जल्दी खत्म? 92। 92 92% है 90। ना। 92% जो एक्यूरेसी है क्रोगमैन इस टेबल के अकॉर्डिंग, वो स्कल की है, सिंगल अगर हम बात करें। और बेस्ट बोन जो है वो पेल्विक बोन है 95% के साथ। हाँ भाई, मैंडिबल के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। अभी पीछे हमने मैंडिबल देखा, यहाँ पे भी मैंडिबल सामने की तरफ है। तो इनके बीच का बेसिक क्या डिफरेंस होगा? पहली चीज, जनरल अपीयरेंस की बात हर जगह होती है, तो यहाँ पे मैंडिबल में जनरल अपीयरेंस बड़ा किसका है, थिक किसका है? मैंडिबल। लार्जर एंड थिकर मेल मैंडिबल होता है, फीमेल का मैंडिबल जो होता है वो समवट थिन एंड स्मॉल। स्मॉल एंड थिन जनरल अपीयरेंस है फीमेल मैंडिबल की। और लार्ज एंड थिक जस्ट इसी का अपोजिट करते जाइए।
लार्ज एंड थिक, ये जो है मेल मैंडिबल का पेट। अब चिन, जो सिम्फाइसिस मेंटाई है, सामने की तरफ, चिन जो है, यानी ये जो सामने की तरफ से आपको दिखेगी सिम्फाइसिस मेंटाई, पूरा अगर सामने से आप लीजिए तो ये वाला पूरा पार्ट, चिन इसी को तो कहेंगे, सिम्फाइसिस मेंटाई इसको कहते हैं दूसरे वर्ड्स में। तो मेल का कैसा था, अभी हमने पिछले उसमें देखा था स्लाइड में, मैंडिबल। लार्ज एंड लार्ज, हैवियर। लार्ज तो है ही ना, स्क्वायर और यू शेप। यहाँ से देखिए इसको, ये स्क्वायर शेप। है ना, ये पार्ट था ना, लगभग यू शेप या स्क्वायर कह लीजिए, और ये राउंडेड है। चिन्ह तो यही है। ठीक, तो चिन्ह या सिम्फाइसिस मेंटाई की अपीयरेंस कहती है यू शेप्ड या स्क्वायर शेप जो होता है वो मेल का होता है, यू शेप्ड और स्क्वायर शेप ना। और फीमेल का कैसा है, राउंडेड, जो चिन्ह होती है। अब एंगल ऑफ बॉडी विद रेमस, जिसको गोनियान एंगल कहते हैं ना, एंगल ऑफ बॉडी विद रेमस, ये वाला जो एंगल है, ये क्या है, ये जो पूरा पार्ट है, ये रेमस इसको कहा जाता है, रेमस। और ये जो है ये बॉडी। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच का यही एंगल बन रहा है, तो कितना एंगल, इसको गोनियान एंगल भी कहते हैं, एंगल ऑफ बॉडी विद रेमस, गोनियान एंगल। अब देखिए किसमें ज्यादा प्रोमिनेंसी है, प्रोमिनेंट किसका है, मेल का या फीमेल का, यानी एक तरीके से कह लीजिए किसमें ज्यादा एंगल बन रहा है, एंगल किसमें ज्यादा बन रहा फीमेल। है, फीमेल में, है ना। फीमेल में। फीमेल में ज्यादा एंगल, तो क्योंकि मोर देन 90 अगर एंगल बन रहा है तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ना, लेस देन 90 है तो एक्यूट एंगल। यहाँ पे दोनों में तो मोर देन 90 डिग्री का एंगल है, लेकिन यूं कह लीजिए कि जो फीमेल है, फीमेल में मोर देन 125 डिग्री का एंगल बन जाता है, 125 से ज्यादा का एंगल बनता है, जिसको हम कहते हैं कि मोर ऑब्ट्यूज एंगल। यूं कह लीजिए मोर देन 125 डिग्री, 125 डिग्री से ज्यादा का एंगल बनाते हैं ये ना। और इसमें लेस ऑब्ट्यूज होता है, लेस देन 125 डिग्री का, मेल में ना गोनियान एंगल होता है। अब एंगल ऑफ मैंडिबल, सिर्फ मैंडिबुलर एंगल की बात हम कर लेते हैं ना, ये जो पार्ट है ये ना, मेल का है, और ये जो है ये फीमेल का है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो जो मेल का एंगल ऑफ मैंडिबल होता है वो इवर्टेड होता है, बाहर की तरफ ज्यादा निकला होता है ना, बाहर की तरफ प्रोजेक्शन इसका होता है। और फीमेल का भी बाहर की तरफ निकलता है लेकिन इन्वर्टेड टाइप का होता है, इन्वर्टेड टाइप। अब ये रेमस की बात कर लीजिए, रेमस, इसको असेंडिंग रेमस, ये किस तरीके का होगा। यानी एक तरीके से कह लीजिए कि जो रेमस की अपीयरेंस किस तरीके की होगी। अब देखिए दोनों आपके सामने है, कौन सा ज्यादा ब्रॉड है, एक ये रेमस, और यहाँ पे इसको, मेल। मेल का। मेल ज्यादा ब्रॉड है ना, इसकी जो है विड्थ ज्यादा है, इसकी विड्थ कम है, तो रेमस में यही कहेंगे, ग्रेटर ब्रेड्थ जो है वो मेल की है, स्मॉलर ब्रेड्थ फीमेल की है। अब मस्कुलर मार्किंग, जाहिर सी बात है, जो लार्ज है, ठीक है, हैवी है, उस पे मस्कुलर मार्किंग जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, फीमेल मैंडिबल पे मस्कुलर मार्किंग्स लेस प्रोमिनेंट होती है। ठीक, ये मैंडिबल का डिफरेंस था। अब आइए पेल्विक बोन का डिफरेंस देखते हैं, पेल्विक बोन का, इनका भी डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होगा। तो एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल पेल्विस। ठीक, अब इनके बीच का जनरल अपीयरेंस, कौन बड़ी है, मैसिव कौन होती है, रफ कौन सी होती है, मस्कुलर मार्किंग किसके में ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, यानी जनरल अपीयरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो जनरल अपीयरेंस में बड़ी या रफ कह लीजिए या मैसिव कौन सी है, मेल पेल्विस।
मैसिव यानी हैवी और रफ, और मस्कुलर मार्किंग्स जो होती हैं वो एकदम प्रोमिनेंट। मस्कुलर मार्किंग्स दे आर वेरी प्रोमिनेंट। अब फीमेल का जस्ट इसी का अपोजिट कर दीजिए, ये मैसिव है, ये लेस मैसिव। लेस मैसिव रफ है तो ये कैसी होगी, स्मूथ। स्मूथ। रफ है तो ये स्मूथ, और मस्कुलर मार्किंग्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती हैं इसमें। ठीक, इसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंसी नहीं होती। शेप किस तरीके की, ये इंपॉर्टेंट है ना। शेप किस तरीके का होगा मेल पेल्विस का और फीमेल पेल्विस का। तो डीप फनेल शेप जो ये है ना, इनलेट किस तरीके का होता है इसका। वैसे तो आमतौर पे ये कौन सी शेप होती है, सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इसका यूज होता है इस शेप का। अच्छा। हार्ट शेप। हार्ट शेप। हार्ट शेप ना, एक्चुअली ऐसा तो होता नहीं, लेकिन हार्ट शेप इनलेट माना जाता है किसका, मेल पेल्विस का, डीप फनेल विद हार्ट शेप इनलेट। हार्ट शेप इनलेट होता है इसका। और ये जो फीमेल पेल्विस है, ये किस तरीके का शेप बता रहा, फ्लैट बाउल शेप। और इसकी जो इनलेट होती है वो लाइक एलिप्टिकल या सर्कुलर होती है। ये एलिप्टिकल होना भी जरूरी है, और ये फ्लैट बाउल शेप होना भी जरूरी है। क्यों, क्योंकि जो क्या कहते हैं उसे, वो नाम भूल गया जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वो एक प्रोसेस होती है, एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा। जी, अटैचमेंट। इफेसमेंट कर लो, या नहीं यार वो दूसरा नाम है। एंगेजमेंट। हाँ, एंगेजमेंट। इंगेजमेंट होती डिपेंड। है। इंगेजमेंट, हाँ इंगेजमेंट तो होती है, लेकिन अब वो टर्म एग्जैक्ट नहीं आता, बहरहाल इसी तरीके, क्योंकि डिसेंट। जो चाइल्ड बर्थ होती है उसमें जो ये फीमेल पेल्विस होती है, इसका रोल है। दूसरी चीज ये है कि ये पेल्विस ना ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड बर्थ में ये थोड़ा सा इसकी शेप जो है ये मूल्ड होती है, मतलब थोड़ा सा फैलती है ना। इसी वजह से इसकी जो शेप होती है वो बाद में एलिप्टिकल या बाउल शेप, इनलेट जो होता है वो एलिप्टिकल या सर्कुलर हो जाता है और बाउल शेप हो जाती है, ताकि जो डिसेंट हो रहा है बच्चे का वो इजिली हो जाए। अभी भी वो दो नाम है, एक एक्सटर्नल कर लो, मोल्डिंग। एक मोल्डिंग होती है या क्या, नहीं मोल्डिंग नहीं, एक्सटर्नल टेट और एग्जाम। इंटरनल करके नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं उस जो भी नाम होगा वो देख लीजिएगा आप। तो ठीक है, इसके लिए ये जरूरी होता है चाइल्ड बर्थ के लिए, इस वजह से इसकी ये पर्टिकुलर शेप होती है। अब प्री आर्टिकुलर, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यहाँ नहीं होता, डेवलपमेंट जो है वो एब्डोमेन में देखते हैं इंटरनल विसरास के लिए। एक्सटर्नल रोटेशन। हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन, ये दो चीजें होती है जो नहीं याद आ रही थी इस वक्त, है ना। तो ये दोनों चीज जो है ये पेल्विक कैविटी में ही होती है आमतौर से। तो अब दूसरी चीज है प्री ऑरिकुलर सल्कस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोई पेल्विक बोन है और उसमें प्री ऑरिकुलर सल्कस जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, आंख बंद करके कह दीजिए फीमेल पेल्विस है। क्यों, क्योंकि ये जो प्री ऑरिकुलर सल्कस होता है, प्री ऑरिकुलर सल्कस, इस पे एंटीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट जो है वो अटैच होता है। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, स्पेशली फर्स्ट चाइल्ड बर्थ, ये जो सल्कस होता है इसमें बहुत ज्यादा वियर एंड टीयर हो जाता है ना। इसमें बहुत ज्यादा वियर एंड टीयर हो जाता है, एक तरीके से ये बहुत रफ हो जाती है, स्मूथ ना होकर बहुत रफ हो जाती है। पता चलता है कि हाँ, ऐसा लगता है कि इस पे जो है ना ट्रामा हुआ हो, इस बोन पे, यहाँ पे होता है ये प्री ऑरिकुलर सल्कस, यहीं पे होता है ये। अगर प्री ऑरिकुलर सल्कस जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट अगर है
बहुत ब्रॉड है, प्रोमिनेंट है। तो वो फीमेल पेल्विस की पर्टिकुलर, या कह लीजिए बहुत कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग, और दो चीज ये बताता है, ये जो प्री ऑरिकुलर सल्कस है, ये आपको दो चीज बताता है। एक चीज ये, अगर मान लीजिए कि पेल्विस पे मिल रहा है, प्रोमिनेंसी के साथ मिल रहा है, प्रोमिनेंसी के साथ मिल रहा है, बहुत डीप है प्री ऑरिकुलर सल्कस, फीमेल पेल्विस का है, दैट मीन्स की चाइल्ड बर्थ हो चुकी है। तो फीमेल वर्सेस फीमेल में भी अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो प्री ऑरिकुलर सल्कस से, तो उससे ये डिफरेंशिएशन होगा कि अगर प्री ऑरिकुलर सर्कस जो है वो प्रोमिनेंट है, तो ये चाइल्ड बर्थ हो चुकी है, यानी पैरस, मल्टी पैरा नहीं बल्कि इट इज, ये पैरस वोमेन है ना। और अगर प्री ऑरिकुलर सर्कस नॉर्मल है, स्मूथ है, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, शैलो है ना, उससे वियर एंड टीयर की मार्क्स नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये नली पैरस की है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरे, प्री ऑरिकुलर सल्कस का पाया जाना और नहीं पाया जाना, ये मेल और फीमेल पेल्विस को भी एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है। होता है, मेल पेल्विस में भी होता है, लेकिन बहुत फ्रिक्वेंट नहीं, अक्सर जो है वो मिस हो जाता है, नहीं पता चलता, बहुत शैलो होता है, बहुत नैरो सा होता है। तो प्री ऑरिकुलर सल्कस जो है नैरो एंड शैलो, मेल पेल्विस में होता है, और इसमें ब्रॉड एंड डीप जो है ये फीमेल पेल्विस में था। बॉडी ऑफ प्यूबिस, जो प्यूबिक बॉडी होती है। अच्छा, पेल्विस में कितनी बोन होती है? 3 होता कौन कौन सी? है, यानी फ्रंट और दिस। हाँ, तीन बोन होती है। सबसे बड़ी बोन जो होती है वो आइलियम होती है ना। और ये जो पार्ट है, ये प्यूबिक पार्ट है ना। ये जो पार्ट है ये प्यूबिक पार्ट है। इसके बाद ये जो हिस्सा होता है, ये पीछे से बेहतर दिखता है, दैट इज इस्चियम, है ना। तो इस तरीके से है बॉडी ऑफ प्यूबिक, जो प्यूबिक बोन है उसकी बॉडी किस तरीके की होगी, है ना। तो मेल्स में जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, मेल्स में जो होती है वो ट्रायंगुलर शेप की होती है। और फीमेल्स में, हाँ, फीमेल्स में किस तरीके की होगी? ब्रॉड होती है या रेक्टेंगुलर शेप होती है। एक्चुअली ये जो रेक्टेंगुलर होती है ये बाद में होती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ ना। सब प्यूबिक एंगल, ये वाला एंगल देखिएगा, सब प्यूबिक एंगल, मेल पेल्विस और फीमेल पेल्विस किस में ज्यादा है एंगल जो है, किस में ज्यादा है? फीमेल में ज्यादा है सर। फीमेल में अराउंड 90 टू 100 डिग्री का होता है फीमेल पेल्विस में, 90 टू 100 डिग्री का होता है, यू शेप्ड, या इसको ब्रॉडर एंगल भी बोलते हैं, यू शेप्ड एंगल। और मेल्स में जो होता है वी शेप्ड एंगल होता है, वी शेप यानी नैरोअर, नैरोअर शार्प एंगल है 70 टू 75 डिग्री का ना, सब क्यूबिक एंगल। अब ये जो इनलेट होती है, इनलेट यानी पेल्विक कैविटी जो है, वो किस तरीके की होगी, अभी हमने थोड़ा सा पहले पढ़ा है, कैसी होगी? इनलेट इसका हार्ट कैसा हो? शेप। हार्ट शेप जो है मेल पेल्विस का होगा, और फीमेल का इलिप्टिकल। या सर्कुलर कह लीजिए या एलिप्टिकल कह लीजिए, वो वो जो है, या राउंड भी हम कह सकते हैं, जो पेल्विक इनलेट है इस तरीके का होता है। पेल्विक आउटलेट कैसा होगा? बड़ा किसका होगा, छोटा किस, यानी स्मॉल और लार्ज की बात करें, तो आउटलेट ड्यू टू चाइल्ड बर्थ, लार्जर आउटलेट जो होता है वो फीमेल पेल्विस का होता है, और मेल पेल्विस का स्मॉलर होता है। अब वो एंगल ही डिपेंड कर देता है, ये जो सब क्यूबिक एंगल है यही बता देगा कि लार्ज है या स्मॉल। अगर एंगल ज्यादा है तो आउटलेट बड़ा होगा, एंगल छोटा है तो आउटलेट कम होगा। बाकी इनलेट यहाँ पे लिख दिया है ना, एलिप्टिकल या राउंडेड होता है। हार्ट शेप जो है वो मेल पेल्विस का होता है। तो ये मेल और फीमेल पेल्विस का डिफरेंस है, और इसमें दो तीन चीजें बहुत जरूरी जानना है, खासतौर से प्री ऑरिकुलर सल्कस नाम अगर कहीं पे भी आपको दिख जाए, फीमेल पेल्विस है वो। प्रोमिनेंसी की बात अगर लिख दिया जाए कि नॉट प्रोमिनेंट, तब सोचिएगा, फिर दोबारा और चीजों को गौर करिएगा।
कुछ इंडेक्सेस यहाँ पे भी इंडाइसेस हैं जो सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज होते हैं। वार्शबर्न या स्टियोक्यूबिक इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स है यहाँ पे, आपको बहुत इंडेक्स मिलेगा। वार्शबर्न या स्टियोक्यूबिक इंडेक्स। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है वो लेंथ ऑफ प्यूबिस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इस्चियम। मल्टीप्लाइड बाई 100, ये वार्शबर्न इंडेक्स का ये फार्मूला है। अब मेल्स में कितना होता है, फीमेल्स में कितना होता है, ये जानना है। तो जो स्टियोक्यूबिक इंडेक्स होता है ये 73 टू 94 मेल्स में होता है, मेल्स में। और फीमेल्स में 91 टू 115, 91 टू 115, ये जो है रेंज है। ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो अराउंड जो है वो 75 मेल्स का माना जाता है और 100 फीमेल्स का ऑन एवरेज। वार्शबर्न या स्टियोक्यूबिक इंडेक्स किसके लिए यूज हो रहा है, जब यहाँ पे मेल और फीमेल का नाम लिख के आ जाए समझ लीजिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये चीज यूज हो रही है। सेकेंड चीज, शियाटिक नोच इंडेक्स। शियाटिक नोच, यहाँ पे जो शियाटिक नोच है उसकी विड्थ और जो शियाटिक नोच की डेप्थ है उसी को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से। तो शियाटिक नोच इंडेक्स ज्यादा किस में होगी, फीमेल्स में ज्यादा होती है ना। शियाटिक नोच इंडेक्स जो है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है। फीमेल्स में होता है, इसका जो इंडेक्स है 166 का है शियाटिक नोच इंडेक्स, और मेल्स में 145 का है। विड्थ ऑफ शियाटिक नोच, इसका फार्मूला देखिए, अपन डेप्थ ऑफ शियाटिक नोच मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 166 है फीमेल्स में, 145 जो है वो मेल्स का होता है। इसके बाद एक्सटर्नल इंडेक्स, यानी मैनुब्रियम और बॉडी का दोनों को कंपेयर करते हैं। लेंथ ऑफ मैनुब्रियम डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो खैर फार्मूला मत याद रखिए, एक्सटर्नल इंडेक्स देख लीजिए कितना होता है। मेल्स में होता है 46.2, मेल्स में होता है 46.2 और फीमेल्स में 54.3 होता है। फिर कार्पोरोबेसल इंडेक्स, तो जो फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा है उसकी ब्रेड्थ देखते हैं और जो बेस ऑफ द सैक्रम है उसकी ब्रेड्थ, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100। मोर देन 42 अगर आ रहा है, मोर देन 42, तो वो मेल्स के लिए, लेस देन 42 फीमेल्स के लिए। कार्पोरोबेसल इंडेक्स, सिर्फ इंडेक्स के नाम देख लीजिए। सैक्रल इंडेक्स, सैक्रल इंडेक्स यानी जो सैक्रम है, सैक्रम की जो बोन है उसका जो बेस है उसका डायमीटर लेते हैं। इसके अलावा सैक्रम की जो एंटीरियर लेंथ है उसको लेते हैं। तो लेस देन 114, लेस देन 114, 114 से कम है तो मेल्स का, और मोर देन 114 जो है वो फीमेल्स का है। फिर आइए किमुराज बेस विंग इंडेक्स, किमुराज बेस या अलार इंडेक्स भी इसको कहते हैं। जो एला ऑफ सैक्रम है, जिसको विंग भी बोलते हैं ना, एला ऑफ सैक्रम, उसकी विड्थ को मेजर करते हैं। और जो बेस है बॉडी का, फर्स्ट सैक्रल वर्टिब्रा जो है उसकी जो डायमीटर होता है, ट्रांसफर डायमीटर, उसको मेजर करते हैं। इन दोनों को डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100। अगर 65 है तो वो मेल्स के लिए है, मेल्स के लिए 65 है, 80 जो है वो फीमेल्स के लिए। ठीक है, इतने सारे इंडेक्स है आपको किसके लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। अब इसमें पूछे सबसे बेस्ट इंडेक्स कौन सा है, तो यही वार्शबर्न या स्टियोक्यूबिक इंडेक्स जो है, इट इज द बेस्ट इंडेक्स। ये जितने भी इंडेक्स आपके सामने, इनमें सबसे बेस्ट इंडेक्स जो है वो स्टियोक्यूबिक इंडेक्स है। ऑन एवरेज 75 है मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए 100 है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ज्यादातर चीजें जो है वो फीमेल्स में ज्यादा, तमाम इंडेक्स जितने भी इंडाइसेस हैं वो फीमेल में ज्यादा है, सिर्फ एक इंडेक्स को छोड़कर। कौन सा इंडेक्स है जो मेल में ज्यादा है, कार्पोरोबेसल इंडेक्स। मोर देन 42 मेल्स में है, लेस देन 42 फीमेल्स में ना। तो कार्पोरोबेसल इंडेक्स सिर्फ मेल्स में ज्यादा होता है, बाकी तमाम इंडाइसेस जो है वो फीमेल्स के ज्यादा होते हैं। और बेस्ट इंडेक्स क्या है, वार्शबर्न या स्टियोक्यूबिक इंडेक्स। एक और इंडेक्स है चिलोटिक लाइन इंडेक्स, है ना। अब इसमें जो चिलोटिक लाइन होती है, सैक्रल पार्ट की अलग होती है, पेल्विक पार्ट की अलग होती है। इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है चिलोटिक लाइन को भी।
मोर देन 100 है मेल्स के लिए, लेस देन 100 है फीमेल्स के लिए। यहाँ पे ये भी ज्यादा मिल गया आपको। मोर देन 100, तो दो चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा है किसमें, मेल्स में, सिलोटिक लाइन इंडेक्स और कार्पोरोबेसल इंडेक्स। ठीक। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, देखिए सेक्स के लिए आपके पास इतने सारे इंडाइसेस हैं। अभी हमने रेस के लिए इससे पहले इंडाइसेस पढ़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स रेस के लिए कौन सा था? सिफेलिक इंडेक्स। हाँ, स्कल बोन के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, रेस को जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, सिफेलिक इंडेक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे था, रेस को डिटरमाइन करने के लिए। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए सबसे बेस्ट इंडेक्स क्या है? वाशबर्न या स्टियो प्यूबिक इंडेक्स, Washburn है ना? issue. तो रेस के लिए सिफेलिक इंडेक्स, ब्रैकियल इंडेक्स, प्लूरल इंडेक्स, इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स या ह्यूमेरोफिमोरल इंडेक्स, ये सारे इंडाइसेस जो थी वो रेस को डिटरमाइन कर रही थी, आइडेंटिफाई कर रही थी। सेक्स के लिए स्टियो प्यूबिक, सियाटिक नोच, स्टर्नल, ये आपके सामने ये तमाम इंडेक्स। एक इंडेक्स जो यूज होता है वो स्पेसीज के लिए स्पेसिफिक है, स्पेसीज, अलग अलग स्पेसीज के लिए ये किया जाता है। सिंगल इंडेक्स जिसको कहा जाता है मेडुलरी इंडेक्स। इससे स्पेसीज का पता लगाया जाता है, किस स्पेसीज का है ना। अलग अलग स्पेसीज को देखने के लिए मेडुलरी इंडेक्स को यूज किया जाता है। ठीक, इसका फार्मूला छोड़िए। प्री ऑरिकुलर सल्कस के बारे में मैंने दो चीज बताई थी। प्री ऑरिकुलर सल्कस के बारे में दो चीज याद रखना है। पहली चीज ये कि एक तो ये मेल और फीमेल प्रोमिनेंसी जो होती है प्री ऑरिकुलर सल्कस की, ये मेल और फीमेल को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। दूसरी चीज, अगर इस पे ट्रामा, ऑब्स्टेट्रिकल ट्रामा का मार्क मिल रहा है, यानी वियर एंड टियर ज्यादा मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि नली पैरस और पैरस वुमेन की ये पेल्विस, इनके बीच का भी डिफरेंस प्री ऑरिकुलर सर्कस से किया जा सकता है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें है। अब आइए एज, एज का डिटर्मिनेशन, यानी एज को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं जिससे एज को हम डिटरमाइन करते हैं। लाइक डेंटल इरप्शन सबसे कॉमनली जो है एज के लिए, डेंटल इरप्शन है, एपिफाइसिस का यूनियन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसकी मार्फोलॉजी या इसका यूनियन देखते हैं। क्रेनियल सूचर्स कब कब क्लोज हो रहा है, उससे भी एज को एस्टिमेट किया जा सकता है ना। मैंडिबुलर या सैक्रल चेंजेस जो होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। और कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, उनसे भी एज का रफली जो है एस्टिमेट किया जा सकता है। डेंटल इरप्शंस हैं, एपिफाइशियल यूनियन, प्यूबिक सिम्फाइशियल मार्फोलॉजी, क्रेनियल सूचर का क्लोजर है, या मैंडिबुलर सैक्रल चेंज, और कुछ जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। सेकेंडरी यानी मेनार्की का बार है, गुनाडार्की जिसको हम कहते हैं, प्यूबार्क, ये सारे किस ईयर में अटेंड करता है, मेल या फीमेल, तो उसकी बुनियाद पे भी एज का एक रफली एस्टिमेट किया जा सकता है। या एज रिलेटेड कुछ डीजेनरेटिव चेंजेस भी पाए जाते हैं, एज रिलेटेड डीजेनरेटिव चेंजेस भी हो रहे हैं, तो उससे भी रफली जो है एज को एस्टिमेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एज के लिए सबसे कॉमनली जो है डेंटिशन का यूज हम करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाई डेंटिशन। अब डेंटिशन से बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लाइक टीथ का इरप्शन है, उसका कैल्सिफिकेशन हो रहा है, कुछ मेथड और है, बॉयड्स मेथड है, स्टैक्स मेथड है, माइल्स मेथड या गस्टाफ्सन मेथड है। इन तमाम मेथड से हम एज को डिटरमाइन करते हैं, टीथ को सामने रखकर। बच्चों और एडोलसेंट्स के लिए, और स्पेशली जो डेवलपमेंटल स्टेज में, वहां पे टीथ जो है बहुत यूजफुल हो जाते हैं एज को मेजर करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए। तो एक टर्म यहाँ पे अक्सर आता है अल्वियोलर कैविटीज। अल्वियोलर कैविटीज, ये जो कैविटीज होती हैं जिनके अंदर जो होते हैं दांत बनते हैं, सॉरी, जिनके अंदर दांत जो है उगते हैं, एक तरीके से कह लीजिए ना, जहाँ से दांत निकलते हैं, उनको कहा जाता है अल्वियोलर कैविटीज। और ये जो कैविटीज होती हैं अराउंड 3rd to 4th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ ये बन जाती हैं। इंट्रायूट्राइन लाइफ, दांत में कितने पार्ट होते हैं, टीथ में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होता है, रूट होता है, नेक और क्राउन। नेक यूजुअली जो होती है वो नहीं दिखती, जो हमें दिखता है दांत का जो ज्यादातर पार्ट जो टीथ का हमें दिखता है वो क्राउन वाला पार्ट हमें दिखता है। 3 पार्ट्स होते हैं, देखिएगा, रूट, नेक एंड क्राउन। यहाँ से ये जो पूरा पार्ट जो अंदर की तरफ जो धसा हुआ है, जो मैग्जिला की कैविटी में या मैंडिबल की जो कैविटी में जो धसा हुआ पार्ट होता है,
वो पूरा का पूरा क्या है, वो रूट है। अब उसके बाद गम्स से दोनों तरफ जो गम्स हैं, उनसे जो चीज अटैच होती है, जो पार्ट टीथ का अटैच होता है, उसको हम कहते हैं रूट। और जो प्रोजेक्टेड पार्ट है, बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, दैट इज क्राउन, उसको हम क्राउन कहते हैं। तो दांत में तीन पार्ट होते हैं, रूट, नेक एंड क्राउन ना। अब ये जो एज ऑफ इरप्शन है, दांतों के जो अलग अलग एज में जो इरप्ट हो रहे हैं, या जो इनका इरप्शन का स्टेज है, इन पे डिपेंड करता है। तीन चार चीजें हैं: हेरिडिटेरी, इन्वायरमेंटल, न्यूट्रिशनल एंड इंडोक्राइन फैक्टर्स। ये तीन चार फैक्टर है जिन पे ये डिपेंड करता है। लाइक इंडोक्राइन फैक्टर्स में, अगर मान लीजिए हाइपोथायराइडिज्म है, तो हो सकता है कि जो डेंटिशन है वो डिलेड हो जाए। या कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनमें इरप्शन जो होता है बहुत लेट हो जाता है। हेरिडिटेरी है तो चलिए वो नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। इंडोक्राइन फैक्टर, न्यूट्रिशनल फैक्टर लाइक रिकेट्स है, रिकेट्स में भी क्या होता है, डेंटिशन जो होता है वो बहुत डिलेड होता है। और एक कंडीशन और जिसमें अर्ली डेंटिशन होता है, या इवन एट द टाइम ऑफ बर्थ टीथ जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सिफिलिस में होता है। कंजेनाइटल सिफिलिस, यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है टीथ मौजूद होते हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है इन दांतों को? हचिंसंस टीथ, सिफिलिस। है ना, हचिंसंस टीथ। रिकेट्स है, हाइपोथायराइडिज्म है, इनमें जो डेंटिशन होता है वो डिलेड होता है। इसमें डिलेड डेंटिशन होता है। जो यूजुअल टाइम है अपीयरेंस का, उससे कहीं बाद में जाके इरप्शन होता है टीथ का। ठीक। और आमतौर से दो सेट होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल में दांतों के दो सेट पाए जाते हैं, टीथ के दो सेट होते हैं। एक होता है टेम्परेरी या मिल्क टीथ जिसको हम कहते हैं, दूसरा होता है परमानेंट टीथ, है ना। टू सेट्स होते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। ये दो सेट होते हैं दांतों के यूजुअली। तो पहले टेम्परेरी या प्राइमरी या डेसिडुअस टीथ जिनको हम कहते हैं, इनके बारे में देखिए कितने होते हैं। 20 इन नंबर। इसका जो टोटल नंबर होता है वो 20 होता है। कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिसमें से अपर और लोअर जा में अगर हम बात करें तो 4 इंसीजर्स अपर जा में, 4 इंसीजर्स लोअर जा में। कैनाइंस दो ऊपर और दो निचले जा में, और मोलर्स भी चार अपर और चार लोअर जा में होते हैं। तो टोटल जो इनका नंबर होता है वो 4 होता है, सॉरी 20 होता है। 4 to 4, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 4 इंसीजर्स टू कैनाइंस एंड 4 मोलर्स। इस तरीके से ये अपर जामे और लोअर जामे मिलके टोटल 20 इन नंबर 20 होते हैं। टेम्परेरी टीथ, डेसिडुअस टीथ कह लीजिए, या फिर और एक नाम क्या, मिल्क टीथ, इसको हम कहते हैं मिल्क टीथ। आमतौर से जो इनका इरप्शन कब स्टार्ट होता है, अराउंड 7 मंथ आफ्टर बर्थ। इरप्शन जो स्टार्ट होता है वो अराउंड जो है 6 to 7 मंथ आफ्टर बर्थ। कब तक डेसिडुअस टीथ का इरप्शन कब तक होता रहता है, यानी कब तक डेसिडुअस टीथ जो है वो इरप्ट होते रहते हैं? कंप्लीट कब होता है इनका कंप्लीट? वो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। 2 साल तक इरप्शन होता रहता है मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ का, है। ठीक है, अपर जा और लोअर जा। तो एक चीज याद रखिएगा इसमें, ज्यादातर जो दांत होते हैं, यानी जो ये प्राइमरी टीथ है या जो टेम्परेरी टीथ है, इनमें जो इरप्शंस होता है, इनमें जो इरप्शंस होता है यूजुअली जो है अपर जा में होता है। पहले पहले जो होता है अपर जा में होता है। लेकिन सेंट्रल, लोअर सेंट्रल इंसीजर, दैट इज सेंट्रल इंसीजर, लोअर वाला, लोअर सेंट्रल इंसीजर, ये जो है सबसे पहले निकलता है। इसके बाद तमाम दांत जो है वो अपर जा में पहले निकलते हैं, लोअर जा में बाद में निकलते हैं। फर्स्ट टू इरप्ट, अब कहानी ये बनती है कि फर्स्ट फर्स्ट टेम्परेरी टीथ टू इरप्ट,
यानी सबसे पहले किस टेम्परेरी दांत का, टेम्परेरी टीथ का जो है इरप्शन होता है, फर्स्ट टेम्परेरी टीथ टू इरप्ट, दैट इज लोअर सेंट्रल इंसीजर। यूजुअली जो है इसके बाद लोअर सेंट्रल इंसीजर के बाद जो है तमाम टीथ जो है वो अपर जा में पहले उनका इरप्शन होगा, लोअर जा में उसके जस्ट बाद होता है ना। अब इनका देख लीजिए मंथ के हिसाब से, मंथ के हिसाब से तो ठीक है, लोअर सेंट्रल इंसीजर सबसे पहले इसका इरप्शन होता है अराउंड 6 to 8 मंथ में। इसका जो इरप्शन होता है 6 to 8 मंथ, 6 से 8 महीने में इसका इरप्शन होता है लोअर का, लोअर सेंट्रल इंसीजर का। और जो अपर सेंट्रल इंसीजर है, अपर सेंट्रल इंसीजर, इसका इरप्शन जो होता है वो 7 to 9 मंथ में होता है। कब होता है? 7 to 9 मंथ में। ठीक, ये सबसे पहले इनका इरप्शन हो गया। अब लेटरल इंसीजर, लेटरल इंसीजर इसी के जस्ट बगल में है। तो अपर लेटरल इंसीजर जो होता है वो 7 to 9 मंथ में ये भी होता है, करीब करीब सेम ही होता है, 7 to 9 मंथ में। लोअर सेंट्रल इंसीजर 10 to 12 मंथ, 10 to 12 मंथ, 10 से 12 महीने, ये हो गया। फर्स्ट प्रीमोलर, प्रीमोलर होता नहीं इसमें कि होता है? भाई मोलर होते हैं, कैनाइन होते हैं, इंसीजर। तो जो प्रीमोलर से दे आर एब्सेंट, दे आर एब्सेंट। तो अब आइए फर्स्ट मोलर पे। फर्स्ट मोलर जो होता है वो 12 to 14, 12 to 14 मंथ। अभी इस पे कहानी है, 12 to 14 मंथ में होता है। जो कैनाइंस होते हैं वो 17 से 18 महीने पे निकलते हैं। जो कैनाइंस होते हैं ये जो होता है 17 to 18 मंथ, 17 से 18 महीने पे कैनाइंस निकलते हैं। अब फर्स्ट मोलर जो है 12 से 14 महीने पे। सेकेंड मोलर जो है वो 20 to 30 मंथ। अब अगर आपको याद हो तो अभी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था फर्स्ट मोलर टू इरप्ट, कि पहला मोलर कब निकलता है, उसकी टाइम 12 से 14 हर बुक में दिया हुआ है। इनके पास जो ऑप्शन था वो मेरे ख्याल से 12 to 15 मंथ था, एक ऑप्शन था। दूसरा तो जो था वो 15 to 19 मंथ था। और बड़ी हैरानी की बात है कि 15 to 19 मंथ को सही माना गया था, जबकि किसी भी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप पारिक उठा लीजिए, एस के रेड्डी उठा लीजिए, या और कोई भी विवेक, सॉरी, एक और बुक है उसको भी अगर आप देख लीजिए, गौतम विश्वास, गौतम विश्वास इन्होंने भी फॉरेंसिक मेडिसिन की बुक लिखी। इन तीनों को आप देख लीजिए, कहीं पे भी आपको 12 to 14 मंथ के अलावा कुछ नहीं मिलेगा फर्स्ट मोलर के लिए। फर्स्ट टेम्परेरी मोलर या फर्स्ट जो मिल्क टीथ में फर्स्ट मोलर जो है उसका डेट, टाइम ऑफ इरप्शन जो है वो 12 to 14 मंथ है। लेकिन हमारे यूनानी वाले कौन सी टेक्स्ट बुक लेके आ गए पता नहीं चला। उन्होंने 15 से 19 महीने वाला सही माना, और उसको क्लेम करने के बावजूद भी उन्होंने उसको करेक्ट नहीं किया। अफसोस की बात यह है कि क्लेम हुआ भी विद रेफरेंस, उसके बाद भी उसको जो है वो क्लेम नहीं माना गया। और जो उन्होंने 15 to 19 मंथ करेक्ट माना था उसी को करेक्ट मान के रह गए, जबकि एग्जैक्ट क्या है, 12 से 14 महीने फर्स्ट मोलर के लिए। ठीक, तो जो टेम्परेरी दांत है, मिल्क टीथ जो है या डेसिडुअस टीथ है, यूजुअली जो है वो अपर जा में पहले निकलते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो है लोअर सेंट्रल इंसीजर का। लोअर सेंट्रल इंसीजर जो है ये सबसे पहले इरप्ट होता है अराउंड 6 to 8 मंथ में। इसके बाद तमाम दांत जो है, तमाम टीथ जो है वो अपर जा में पहले निकलते हैं। ठीक, ये हो गया टेम्परेरी टीथ। आइए परमानेंट टीथ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको भी देख लिया जाए, है ना, टाइम तो है भी। तो परमानेंट टीथ में दो टर्म पहले याद रखिएगा, सुपर एडेड परमानेंट टीथ एंड सक्सेजनल परमानेंट टीथ। सुपर एडेड एंड सक्सेजनल, इनमें थोड़ा सा फर्क है। सक्सेजन का मतलब सक्सेजन जिसको विरासत में कोई चीज मिल जाए, वो सक्सीड कर रहा है। किसी को विरासत में अगर कोई चीज मिलती है तो हम कहते हैं कि ये उसका, उसको सक्सीड कर रहा है, या सक्सेजनल उसको आप कह लीजिए। और कोई अलग से फिर से आ रहा है तो दैट इज सुपर एडेड, जो पहले से नहीं थी दोबारा ऐड की गई, तो उसको हम कहेंगे सुपर एडेड। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, पिछले उसमें हमने पढ़ा कि 20 टीथ होते हैं, और जो प्री मोलर होता है, जो प्री मोलर होता है वो एब्सेंट होता है किसमें, डेसिडुअस टीथ में।
तो अब प्रीमोलर को निकलना पड़ेगा, तो प्रीमोलर कौन सा टीथ हो जाएगा? ना सुपर एडेड परमानेंट टीथ होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए पहले से कैविटी नहीं बनी थी, इसके लिए कोई जगह नहीं थी। तो सुपर एडेड परमानेंट टीथ वही टीथ होते हैं जो ना जिनका कोई डेसिडुअस प्रीडिसेसर कहते हैं ना, यानी पूर्वज, पहले से कोई और दूसरा दांत उनके लिए नहीं था, ये अपनी जगह खुद बना के आ रहे हैं। दे आर कॉल्ड एज सुपर एडेड परमानेंट टीथ। और जितने भी प्री मोलर प्री सॉरी सुपर जितने भी परमानेंट मोलर्स हैं, परमानेंट मोलर्स, परमानेंट मोलर्स, ये जितने भी परमानेंट मोलर्स हैं, ये इसी कैटेगरी में आते हैं, सुपर एडेड परमानेंट टीथ। कितने होते हैं परमानेंट मोलर? टोटल अगर अपर और लोअर जॉ का आप ऐड कर लीजिए तो अराउंड वो जो है 6 + 6 12 होते हैं। परमानेंट मोलर्स जो होते हैं वो 12 होते हैं, अपर और लोअर जॉ को ऐड करने को। सक्सेशनल परमानेंट टीथ मतलब ये ऐसे टीथ जिनका इरप्शन कहाँ पे हो रहा है? इन प्लेस ऑफ डेसिडुअस टीथ। इन प्लेस ऑफ डेसिडुअस टीथ इनका इरप्शन होता है, उनको कहा जाता है सक्सेशनल परमानेंट टीथ। अब डेसिडुअस पे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है प्रीमोलर्स, परमानेंट प्रीमोलर्स। परमानेंट प्रीमोलर्स जो इरप्ट हो रहे हैं, ये जो डेसिडुअस मोलर्स थे, जो प्राइमरी टीथ में जो मोलर्स थे, उनकी जगह पे प्रीमोलर, परमानेंट प्रीमोलर जो है वो इरप्ट हो रहे हैं, है ना। तो इनको कहा गया सक्सेशनल परमानेंट टीथ। आमतौर से जो परमानेंट दांत होता है वो लोअर जा में पहले इरप्ट करता है यूजुअली। परमानेंट टूथ अपीयर्स फर्स्ट इन लोअर जा। अब एक टर्म आता है पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन, यानी कहाँ से कहाँ तक डेसिडुअस टीथ भी मिलेगा और परमानेंट टीथ भी मिलेगा। ये पीरियड जो होता है 6 to 11 ईयर्स, 6 से 11 साल का माना जाता है। कहीं कहीं कुछ कंडीशन में ये 12 साल या 13 साल तक भी एक्सटेंड कर सकता है, बट मोस्टली जो है जो पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन, यानी जहाँ पे डेसिडुअस टीथ भी है और परमानेंट टीथ दोनों मौजूद है उसी जाम में, तो ये जो पीरियड होता है वो 6 to 11 ईयर्स का होता है, 6 से 11 साल का होता है, जिसको कहा जाता है पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन। यहाँ पे परमानेंट टीथ भी मिलेगा और प्राइमरी टीथ भी मिलता है ना। 6 से 11 साल का वो पीरियड होता है। अब पहला परमानेंट टूथ जो है वो कौन सा अपीयर होता है? फर्स्ट परमानेंट टूथ, फर्स्ट मोलर, है ना। फर्स्ट मोलर ही सबसे पहले जो इसका इरप्शन होता है, फर्स्ट मोलर। पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन हो गया, ठीक है। और आमतौर से ये जो परमानेंट टीथ होते हैं, ये लोअर जा से इनका इरप्शन स्टार्ट होता है, लोअर जा में पहले इनका इरप्शन होता है। अब तमाम है, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, एंड लास्ट में एक आता है जो इसको हम कहते हैं थर्ड मोलर। थर्ड मोलर को यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स में आफ्टर 25 ईयर्स भी थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं, वो नहीं मिलता है ना। तो सबसे पहला जो दांत यहाँ पे इरप्ट हो रहा है, परमानेंट टूथ जो इरप्ट हो रहा है, कौन सा होता है? 6 to 7 ईयर्स में होता है, 6 to 7 ईयर्स में फर्स्ट मोलर, ये वाला 6 to 7 ईयर्स, 6 से 7 साल में फर्स्ट मोलर, इसका इरप्शन जो है वो सबसे पहले होता है परमानेंट टूथ में। अब सेकंड कौन सा है जिसका इरप्शन होगा? सेंट्रल इंसीजर, सेंट्रल इंसीजर का होता है 6 to 8 ईयर्स में, 6 to 8 ईयर्स में सेंट्रल इंसीजर का इरप्शन होता है। इसके बाद लेटरल इंसीजर का इरप्शन होता है 7 to 9 ईयर्स में, 7 to 9 ईयर्स में। फर्स्ट प्रीमोलर, अब ये जो फर्स्ट प्रीमोलर है, इनका इरप्शन कब कब होगा? 9 से 11 साल में फर्स्ट प्रीमोलर का होगा, 9 to 11 ईयर्स, 9 से 11 साल में पहला प्रीमोलर जो है ये इरप्ट करेगा। एंड सेकेंड प्रीमोलर ये जो होता है 10 से 12 साल में, बस जस्ट इसी को इंक्रीज करते रहिए, 10 to 12 ईयर्स में, 10 से 12 साल में सेकेंड प्रीमोलर।
अब आइए कैनाइन। कैनाइन का इरप्शन कब होता है? 11 से 12 साल में। 7 to 12 ईयर्स। सेकेंड मोलर 12 से 14 साल में, और थर्ड मोलर जो था, यूजुअली इसका जो टाइम दिया गया है वो 17 से 25 साल का दिया जाता है। 17 to 25 ईयर्स ना, थर्ड मोलर, जिसको हम विजडम टूथ कहते हैं ना, विजडम टूथ। लेकिन कहानी ये है कि विजडम टूथ अगर किसी को नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी एज जो है 25 साल नहीं हो सकती। इवन 28-30 ईयर्स के बाद कहीं जाके विजडम टीथ कुछ इंडिविजुअल्स में निकलना शुरू होते हैं। तो इनकी प्रेजेंस जो है वो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इनकी एब्सेंस से आप एज को एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कि थर्ड मोलर ये भी प्रेजेंट है, किसी एक इंडिविजुअल की हमारे पास जा आया, यानी पूरी उसका जो स्कल आया, और उसमें जास में हमने देखा कि जितने भी टीथ थे सब इरप्टेड थे, अप टू थर्ड मोलर तक तमाम परमानेंट दांत जो है वो इरप्टेड थे, उनका इरप्शन हो चुका था। तो हम एक चीज तो एकदम दावे के साथ कंफर्म कह सकते हैं कि इसकी एज जो होगी वो मोर देन 18 ईयर्स होगी। कितनी होगी? 18 साल से ज्यादा की होगी, क्योंकि अब तमाम दांत जो है वो निकल चुके हैं। लेकिन अगर मान लीजिए थर्ड मोलर एब्सेंट है, तो हम कोई दावा नहीं कर सकते। अगर वो एब्सेंट भी है तो वो 18 साल 20 साल की एज का हो सकता है वो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन है, ये कंफर्म नहीं है कि कब जाके इसका इरप्शन होता है। यूजुअली जो है 17 से 25 साल मान लिया गया। तो अगर थर्ड एब्सेंट भी है तो भी 20, 22, 25 ईयर्स हो सकती है। और अगर थर्ड प्रेजेंट है तो इतना तो आप कह दीजिए कि 18 साल से ज्यादा की एज है, कम की नहीं है। ये चीज इसमें होती है। अब एक चीज और होती है कि इम्पैक्शन। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई दांत जो है वो धंस गया, जिसको हम कहते हैं धंस गया अपनी भाषा में, यानी टूथ इम्पैक्शन। और ये जो टूथ इम्पैक्शन होता है, ये जो इम्पैक्टेड टूथ होते हैं, सबसे कॉमनली जो होते हैं वो यही होते हैं, थर्ड मोलर। थर्ड मोलर इन्हीं का इम्पैक्शन सबसे ज्यादा, और इसमें भी सबसे कॉमनली कौन सा इम्पैक्ट होता है? मैंडिबुलर थर्ड मोलर। मैंडिबुलर थर्ड मोलर है, इसका इम्पैक्शन सबसे कॉमन होता है। सबसे कॉमन होता है ना। अगर जाम में तीनों मोलर मौजूद हैं तो एज जो 18 साल से ज्यादा की होगी। लेकिन अगर एब्सेंट है तब भी हम एज पे कोई कमेंट नहीं कर सकते, अगर एब्सेंट है तो। ठीक। पीरियड ऑफ मिक्स डेंटिशन कौन सा है? 6 से 11 साल का है। 6 से 11 साल का है, यानी ये ऐसा पीरियड है जहां पे परमानेंट दांत भी हैं और डेसिडुअस या प्राइमरी टीथ भी जाव में पाए जाएंगे। ठीक। अब 25 ईयर्स या उससे बाद में, या यूं कह लीजिए कि कभी कभी ये होता है, कहीं कहीं आपको 21 ईयर्स भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन बियॉन्ड 25 ईयर्स जो एज का एस्टिमेशन किया जाता है दांत से, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज गस्टाफ्सन्स मेथड। कौन सा मेथड है वो? गस्टाफ्सन्स मेथड है, जिससे एज एस्टिमेशन किया जाए। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक क्या है गस्टाफ्सन्स मेथड का, ये है कि गस्टाफ्सन्स मेथड से अगर टीथ को लेके एज को एस्टिमेट करना है, तो पहले उसको मारना पड़ेगा। यानी मरे हुए शख्स पे, डेड बॉडी पे ही गस्टाफ्सन्स मेथड जो है वो अप्लाई होता है। दांत को निकालना पड़ेगा, पहले दांत को निकालना पड़ेगा एग्जामिनेशन के लिए। ये सारी चीजें डेंटल एट्रिशन या एक्लूजल वियर, जिसमें ना वियर एंड टीयर दांतों में होता रहता है। दांतों में वियर एंड टीयर होता रहता है, और खास तौर से जो वियर एंड टीयर हम देखते हैं किस पे? जो परमानेंट मोलर्स होते हैं, परमानेंट मोलर्स होते हैं उन पे ये देखा जाता है, और उससे जो है कंपेयर किया जाता है, और इनका कुछ फिक्स फार्मूला होता है, उससे देख लिया जाता है कितनी एज हो सकती है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसमें। एस्पार्टिक एसिड रेसिमाइजेशन। अब एस्पार्टिक एसिड रेसिमाइजेशन में क्या होता है? एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे एज जो है वो इंक्रीज होती है, तो जो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनमें दो फार्म पाए, एल फार्म एंड डी फार्म। तो जो एल फार्म के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो क्राउन पे ज्यादा पाए जाते हैं। वो ट्रांसफर उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसमें? डी फार्म में। एल फार्म से वो डी फार्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है। और इन तमाम अमाइनो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जिससे जो एज एस्टिमेशन
किया जाता है वो है एस्पार्टिक एसिड, इसलिए इसका नाम पड़ गया एस्पार्टिक एसिड रेसिमाइजेशन। केमिकल मेथड्स हैं, कुछ केमिकल्स को यूज किया जाता है, उसके जरिए पता लगाया जाता है। फिर है रेडियो कार्बन डेटिंग, रेडियो कार्बन के जरिए आप पता लगा लीजिए कितना पुराना दांत है ये, कितना पुराना दांत है। अब जैसे केमिकल मेथड्स हैं, केमिकल मेथड है, अगर इससे करना है तो इसमें आमतौर से जो इनेमल होता है, इनेमल, उसमें नाइट्रोजन कंटेंट को देखते हैं, इनेमल में नाइट्रोजन कंटेंट को देखा जाता है, नाइट्रोजन कंटेंट कितना होगा। तो इनेमल में नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है, एज के साथ साथ नाइट्रोजन कंटेंट भी इंक्रीज करता रहता है, इंक्रीजेस विद एज, एज के साथ नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो बढ़ता रहेगा इनेमल में। और जो कार्बोनेट कंटेंट होता है वो एज के साथ डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीजेस विद एज। तो इससे भी केमिकल मेथड से इस तरीके से पता लगाया जाए। एक मेथड है बॉयट्स मेथड, इसको कहते हैं। बॉयट्स मेथड जो ये अलग है, इसको थोड़ा सा अलग लिखा हूं मैं। बॉयट्स मेथड जो होता है, ये जो इन्फेंट्स होते हैं, डेड इन्फेंट्स, उनकी एज को एस्टिमेट किया जाता है। बॉयट्स मेथड से जो एस्टिमेशन किया जाता है, स्पेसिफिक जो है ना, वो एज को एस्टिमेट किया जाता है। अब कैसे करते हैं, जो दांतों की इनेमल होते हैं, यानी जो इंक्रीमेंटल लाइंस होती हैं, वहां से उसको कंपेयर, क्रॉस स्ट्रिएशन वहां पे बन जाता है, शुरू में उसको काउंट करते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। बस यूं समझिए कि जो बॉयड्स मेथड होता है, ये एज ऑफ डेड इन्फेंट्स टू एस्टिमेट एज ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट्स की एज को एस्टिमेट करने के लिए बॉयड्स मेथड का यूज किया जाता है ना। अब इसमें जो दांत के इनेमल होते हैं, इनेमल जो होते हैं टीथ में, उसमें ना उनके अलग अलग हिस्ट्रिया बनी होती है, स्ट्रिएशन होता है। इन्हीं को काउंट करके उससे एज बता दिया जाता है डेड इन्फेंट्स की, कि कितनी एज हो सकती है। ये हो गया बॉयड्स मेथड। अब कुछ चीजें और हैं जिससे रेस को हम देखते हैं, अभी मैं गस्टाफ्सन्स मेथड बता रहा हूँ। ये एक चीज है, इसको कहते हैं श्रावल शेप टीथ। ये जो टीथ है, इसको कहा जाता है श्रावल शेप टीथ। अगर इस तरीके का टीथ मौजूद है, प्रेजेंट है, तो ये, अच्छा, ये शेप जो है, श्रावल हटा दीजिए, अंदर जो है थोड़ा सा खोखला है, इसलिए इसको श्रावल शेप कहा जा रहा है। पाया कहाँ जाता है ये, मतलब किस दांत में आपको देखने को मिलेगा? इंसीजर्स में मिलता है, और स्पेसिफिक है अपर सेंट्रल इंसीजर पे। शावेल शेप जो होता है, यूजुअली जो सबसे कॉमन जगह जो है, अपर सेंट्रल इंसीजर की है। अगर मान लीजिए इस तरीके का कोई टीथ आपको दिख रहा है किसी जॉब में, तो आमतौर से शावेल शेप जो मिलते हैं इंसीजर्स में, वो अमेरिकन्स में या मंगोलाइड्स में मिलते हैं। तो यहाँ से अब देखिए, इसकी टूथ की अपीयरेंस से हमने रेस का भी पता लगा लिया। तो शावेल शेप्ड अगर है, तो वो रेस को बता देता है, रेस को, मंगोलाइड्स में और अमेरिकन्स में शावेल शेप्ड मिल गया। दूसरी चीज, एक चीज और इसमें पाई जाती है, एक और चीज है। अब अलग से देखिए, उसको सर्कल में रखा गया है, सर्कल, इसको कहा जाता है कैरेबलाइज कस या कैरेबलाइज ट्यूबरकल। ट्यूबरकल या कैरेबलाइज कस इसको कहते हैं। ये जो दांत है, इसमें एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा ट्यूबरकल निकला हुआ रहता है, दिस, इसकी अपीयरेंस है, ये जो है इसकी अपीयरेंस। और आमतौर से ये कहाँ पे पाया जाता है? फर्स्ट परमानेंट मोलर पे, मोस्ट कॉमनली जो है यूरोपियंस में ये पाया जाता है। यूरोपियंस की पॉपुलेशन में कैरेबलाइज ट्यूबरकल या कैरेबलाइज का जो है ये पाया जाता है। और कहाँ पे? फर्स्ट परमानेंट मोलर। फर्स्ट परमानेंट मोलर। तो इससे क्या हुआ, चाहे शावेल शेप हो या कैरेबलाइज कस्प हो, इससे हम रेस का अंदाजा लगा सकते हैं, किसी इंडिविजुअल की रेस का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अब आइए, ये जो है गस्टाफ्सन्स मेथड, कौन सा मेथड है ये? गस्टाफ्सन मेथड। अब इसमें 6 चीजें होती है, इसके जो पैरामीटर्स हैं टोटल गस्टाफ्सन मेथड में, गस्टाफ्सन क्राइटेरिया में,
तो यूजुअली आफ्टर 25 ईयर्स, आफ्टर 25 ईयर्स ना, अगर दांतों से एज को एस्टिमेट करना हो तो सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो दैट इज गस्टाफ्सन्स मेथड। गस्टाफ्सन्स मेथड है। अब गस्टाफ्सन्स मेथड में टोटल 6 पैरामीटर: एट्रिशन, पेरियोडोंटोसिस, सेकेंडरी डेंटाइन, सीमेंटम अपोजिशन, रूट रिडक्शन, रूट ट्रांसपेरेंसी। कुछ नहीं याद करना है, बस 6 नाम अगर आपको याद हो गए मोर देन इनफ है। बस 2 लाइन और इसमें याद करनी है। एक ये कि इसमें सबसे रिलायबल क्राइटेरिया कौन सा होगा, इन जो ये 6 क्राइटेरिया हैं इसमें मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया कौन सा होगा। ये जो रूट ट्रांसपेरेंसी का है, दिस इज द मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया। इन 6 में भी सबसे रिलायबल क्राइटेरिया जो है वो रूट ट्रांसपेरेंसी है। और सबसे लीस्ट रिलायबल क्राइटेरिया कौन सा होगा, लीस्ट रिलायबल क्राइटेरिया, वो रूट रिजर्प्शन होता है। रूट रिजर्प्शन लीस्ट रिलायबल क्राइटेरिया, रूट ट्रांसपेरेंसी, रूट ट्रांसपेरेंसी मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया। सबसे ज्यादा रिलायबल क्राइटेरिया यही होती है। ठीक, मोस्ट रिलायबल क्राइटेरिया रूट ट्रांसपेरेंसी और लीस्ट रिलायबल रूट